हमारे साथ है सेना के ऑनरी कैप्टन युगेंद्र सिंह यादव। देश में बहादुरी के लिए मिलने वाला सबसे बड़ा सैन्य सम्मान परमवीर चक्र विजेता करगिल के टाइगर हिल पर जो आप तिरंगा फहराता हुआ देख रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा योगदान ऑनरी कैप्टन युगेंद्र सिंह यादव का है। उनसे बातचीत करते हैं अग्निपथ के बारे में। अग्निपथ की बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग, सेना, सरकार, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये इस सरकार का तो प्लान था, सरकार की योजना है, तो सरकार तो अपनी योजना की जो है तारीफ़ करेगी ही। और जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, वर्दीधारी हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेना सरकार के उस दबाव में आकर के या नहीं बोल पा रहे हैं, खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सबके दिल के अंदर ये दर्द तो है कि जो अग्निपथ है ये कहीं ना कहीं हमारी सेना को कमज़ोर कर रही है। महसूस कर पा रहे हैं सब लोग कि हाँ, किस तरह से ये आगे चल कर के हमारी सेना को और ज़्यादा कमज़ोर करेंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सेना को मजबूत बना रही है, सेना और जवान हो रही है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि सेना मजबूत हो रही है, कोई भी एक ऐसा युद्ध बताइए 1947 से लेकर के 1999 तक जो हमारे युद्ध लड़े गए हैं। जो सेना होती है वो दुश्मनों को मारने के लिए होती है, ना कि वो मरने के लिए होती है। और सारे युद्धों का एनालिसिस आप करेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारे अनुभवी लीडर रहे हैं, चाहे हमारा एक छोटा सा सेक्शन होता है, सेक्शन का एक सेक्शन कमांडर होता है, हवलदार, प्लेटून हवलदार, फिर हमारा प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर, सीओ, इस तरह से आगे बढ़ते हुए लेवल चला जाता है। जिस सेक्शन का सेक्शन कमांडर अनुभवी होता है, उस सेक्शन के जवान बहुत कम क्षतिग्रस्त होते हैं, इंजर्ड होते हैं, शहीद हो पाते हैं और वो अपने लक्ष्य पर आसानी से कब्जा कर पाते हैं। अभी हाल ही के अंदर आपने सबने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कारगिल युद्ध के दौरान उसके बाद एक कमेटी बैठी थी कि इतने जवान, इतने ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर कैसे मारे गए। ये आपने सबने देखा है। तो वो यंगेस्ट होते हैं, उनके पास जोश होता है, जुनून होता है, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो हम अपनी सेना को कहीं ना कहीं अनुभवहीन बना रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दोनों का मिलाप हो रहा है, अनुभव का भी हो रहा है, जोश का भी हो रहा है। नहीं, अनुभव और जोश का कैसे हो रहा है जरा बताइए। जब तक वो हमारा जो बच्चा है, जो अग्निवीर बन करके जा रहा है, जब तक वो सेना की कैखे को समझ पाता है, तब तक तो वापस आ पा रहा है ना। तो वो उसका सेना के लिए क्या फ़ायदा हो रहा है और उसका देश के लिए भी क्या फ़ायदा हो रहा है। लोग तो बोलने लगे कि बोला हमारे ऑफिस के सामने जो है गार्ड में हम उनको भर्ती कर लेंगे। क्या इस राष्ट्र के सुरक्षा कर्मी जो है, जो राष्ट्र का रक्षक है, उसको क्या सिर्फ अग्निवीर इसलिए बनाया जा रहा है कि वो आकर के गार्ड बने? इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है और उसमें 25% जो योग्य होंगे, सक्षम होंगे, वो सेना में आएंगे और 75% के लिए बाहर नौकरी की व्यवस्था। बिल्कुल, आप ये देखिए, पहले तो जो हमारी 2.5 साल से भर्तियां नहीं हुई, हर वर्ष 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास हमारा क्या होता है, पेंशन आ जाते हैं। कोई अपनी सैन्य सेवा पूरा करके आ रहा, कोई वीआरएस लेकर के आ रहा है। तो तीनों सेनाओं के अंदर लगभग 1,40,000 हमारा जो पेंशन आ गया। 2.5 साल से नहीं हुआ, तो 2.5-3 लाख तो हमारी पहली डिफिशेंसी है। और फिर अब ये 45,000 भर्ती कर रहे हैं। 45,000 में कितने जाएंगे? 12,500 और 50,000 हमारे जो है सेना की, अगर मैं भारतीय थल सेना की बात करूं तो 50,000 के आसपास हमारा जो है रिटायरमेंट हो जाता है। तो 12,500 जा रहे हैं, कितने 37,500 तो जो है फिर भी हमारी डिफिशेंसी हो रही है हर साल। अगर मान लिया कि इन्होंने 1 लाख 20 साल के अंदर भर्ती की तो 25,000 जाएंगे वापस। 25,000 तो हर साल डिफिशेंसी आती चली जाएगी। आगे लगा दीजिए, आगे आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर हमारी सेना की संख्या आधी रह जाएगी। और ये जो जाएंगे, नए जो जा रहे हैं, ये इन्फेंट्री में राइफल चलाना तो सीख जाएंगे, अच्छी बात है, 6 महीने की ट्रेनिंग में। लेकिन हमारे आर्मर्ड के अंदर हमारी सिग्नल, हमारी आर्टिलरी, हमारी जो ईएमई, उनके अंदर तो ये तो इतना सा भी नहीं सीख पाएंगे।
यहाँ से वापस जब आएंगे, आने के बाद 1 महीने के बाद फिर वापस 25% लिए जाएंगे। कौन से बंदे लिए जाएंगे? जिसको कंपनी कमांडर, सीईओ साहब जिस पलटन में वो होंगे वो रिकमेंडेशन करेंगे ना कि हाँ ये बंदा हमें वापस चाहिए। 1 महीने के बाद जब ज्वाइनिंग होगी उनकी वापस, तो कौन से रिकमेंडेशन होगा? कहीं ना कहीं इसमें जो है आप लगते हैं कि जो है लोगों की वो बढ़ती हुई चली जाएगी। मैं अगर आप मेरे लेकिन कमांडिंग वो तो कह रहे कहने कि सब कुछ पारदर्शी होगा, साफ सुथरा रहेगा। सर पारदर्शिता कैसे होगी ये तो बताओ कि ऐसे पारदर्शिता होगी। आज जो फौज का जो मूल जो स्तंभ हैं वो हमारे रेजिमेंट हैं, रेजिमेंट। और रेजिमेंट जब ऑल इंडिया और ऑल कास्ट बेसिस के ऊपर भर्ती हो रही है तो धीरे धीरे चल करके तो वो जो या तो आप स्पष्ट कहो कि अब जो है भाई रेजिमेंट नहीं रहेंगे। अगर रेजिमेंट रहते हैं तो वो कास्टिज्म के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से वो भर्तियां होंगी, और क्षेत्र और कास्टिज्म के हिसाब से जब भर्तियां होंगी तो वो भर्तियां कौन करेगा? लेकिन वो कह रहे हैं कि रेजिमेंट सिस्टम रहेगा, लेकिन जो सेना के आने वाली ज़रूरतें हैं, जो तकनीकी जिसको कह सकते हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं ये लोग। सर आज ये बताइए, तकनीकी आपके काम को आसान कर सकती है लेकिन आपको युद्ध में जीत नहीं दिला सकती है। युद्ध में जीत सैनिक का वो साहस, वो धैर्य, वो अनुभव, वो उसको युद्ध जिता सकता है। आपको याद नहीं है अभी 87 के अंदर जो कैद पोस्ट था सियाचिन के अंदर, जो 8 जैकलाइन है जिसमें कैप्टन बाना सिंह जो परमवीर चक्र उनको मिला, -50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जहां आरटी के बम फटते नहीं हैं, जहां हथियार जम जाते हैं, वहां पर आपकी टेक्नोलॉजी काम करेगी? वहां पे आप टेक्नोलॉजी से आप जो है युद्ध जीत पाओगे? वहां एक अनुभवी व्यक्ति का, जो बाना सिंह जिनकी जो नायक सूबेदार थे उस टाइम पे, उनके अनुभव के अनुसार, उनके अनुभव से प्रेरणा लेकर के, उनके अनुभव की प्लानिंग के साथ में वो कैद पोस्ट वापस पुनः प्राप्त हुई और आज वो बाना पोस्ट के नाम से है। उस समय भी एक लेफ्टिनेंट जो राजीव थे उनकी बटालियन के, वो एक यंगेस्ट थे और वो सक्सेस नहीं हुए। लेकिन जो सेना के बड़े अफसर हैं वो कह रहे हैं कि बहुत उन्होंने स्टडी किया है, देश विदेश हर जगह किया है, उसके बाद ये नतीजे पहुँचे हैं। हाँ नहीं, आप स्टडी कर रहे हैं लेकिन कभी भी आपने उन जवानों से बात किया जो सिपाही में भर्ती होते हैं? क्या कभी उस जो सिपाही का लास्ट रैंक सूबेदार मेजर होता है, कभी उनसे बात किया? नहीं किया ना। तो जवानों के लिए ही ये 4 साल ही क्यों? मेरे समझ में पहले 4 साल ही क्यों? ये फिर 5 साल या 10 साल क्यों नहीं? ये भी तो क्वेश्चन मार्क है। जैसे ऑफिसर्स का शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है तो वो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, क्योंकि 5 साल के बाद उसको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है, एक्स सर्विसमैन की तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं। क्या इन जवानों को वो चीज़ लागू नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं इनको 5 साल या 10 साल के लिए मौका दिया जा रहा है? मौका दीजिए ताकि ये भी आपकी तरह ही, जैसे ऑफिसर्स एक्स सर्विसमैन का फैसिलिटी लेते हैं, तो ये जवानों को भी वो फैसिलिटीज लेने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जवान अगर शहीद होंगे तो 1 करोड़ मिलेगा। हाँ। और क्या क्या बात कर रहे हैं, जब पे अलाउंस मिलेगा, सर्विस रहेंगे 4 साल बाद। नहीं, अब ये देखिए कि इसमें ये एक मुफ्त राशि दे रहे हैं, जैसे एक फैक्ट्री के अंदर मिलती है। ये सेना कोई फैक्ट्री नहीं है, हाँ, एक 30,000 का पैकेज दे रहे हैं ये, जिसमें उसको डीए नहीं मिलेगा, हाईएलटी का अलाउंस नहीं मिलेगा। अलाउंस पर तो बात कर रहे हैं, जब सर्विस में रहेंगे तो मिलेगा। नहीं, लेकिन टीएडीए नहीं मिलेगा, टीएडीए नहीं, भत्ता नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मुक्त राशि मिल रही है उसको 30,000। नहीं, साथ में कह रहे हैं कि हाईएस्ट जो अलाउंस होता है वहाँ मिलेगा। सियाचिन में जा रहे हैं तो आम जवान को मिलता है, वो सब मिलेगा। हाँ। अलाउंस दे रही है, 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं शहीद को। क्या 1 करोड़ से जो है उसका परिवार, हम गांव के बच्चे हैं, हम गांव के अंदर रहते हैं, जो 21 साल का लड़का हो जाता, कहीं ना कहीं उसकी शादी भी अगर हो गई होगी तो उसकी बीवी और उसका परिवार 1 करोड़ से पूरी ज़िंदगी को गुजर बसर कर लेगा? उसको पेंशन का प्रावधान क्यों नहीं दिया है? जब हमारे अफसर जो शहीद हो जाता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला, उसके परिवार को जो है एक फैसिलिटी देते, उसको तो पेंशन दी जाती है। आपको लग रहा है कि अफसर और जवान में भेदभाव हो रहा है यहाँ पर? भेदभाव क्या अफसर में लागू नहीं कर रहे हैं ये लोग और जवान के लिए लागू कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट भेदभाव होता चला जा रहा है। ये तो दरारें फटती हुई चली जा रही हैं, दरारें फटती हुई चली जा रही हैं। एक एमएसपी की आप बात करते थे, मिलिट्री सर्विस पे, जो फौज के अंदर
सेवा करता उसके लिए वो अलाउंस मिलता है। तो यहाँ उसमें देखिए आप 5200 रुपया एक जवानों का है और 15,000 ऑफिसर्स का है। तो क्यों हम इस खाई को जो बढ़ाते क्यों जा रहे हैं, इसको क्यों कम नहीं करते जा रहे हैं? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? हम सभी हिंदुस्तानी हैं ना। और हिंदुस्तानियों को मिलकर के एक साथ, जितने हम एक साथ रहेंगे उतनी हमारे अंदर गूढ़ता आएगी, उतना ही हमारे अंदर ये अग्निपथ योजना जो है अच्छी है, तो फिर सेना अफसर के लिए क्यों नहीं लेके आया? एक अफसर की जरूरत नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये अगर इतनी अच्छी है और 4 साल में सब कुछ जो है हमारी फौज को यंगेस्ट ये अफसर भी मिलने चाहिए, फिर तो 4 साल के लिए अग्निपथ अफसर्स के भी लागू की जाए और वो भी इसमें आए। तो अफसर जो मैं तमाम जो हमारे रिटायर्ड जनरल साहब हैं और हमारे जो वर्तमान जो चीफ साहब हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि जवानों के लिए क्यों 4 साल, या तो जवानों के लिए भी 10 साल कीजिए या फिर ऑफिसर्स के लिए भी 4 साल के जो है अग्निपथ लेके आइए, ताकि जो है, क्योंकि छोटे स्तर के ऊपर आज भी हमारे ऑफिसर्स की कमी है, तो वो अफसर की डिफिशेंसी भी पूरी होगी और 4 साल के बाद हर से रोटेशन भी हो जाएगा। आपको लगता है कि 4 साल का स्कीम ठीक नहीं है? आप फैक्ट्री की बात कर रहे थे। हाँ फैक्ट्री बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक फैक्ट्री की तरह कर दिया कि एक मुफ्त राशि है, 30,000 मिलेगा, 9,000 आपका कट जाएगा, आप 4 साल के बाद में जब रिटायर जो वापस आएंगे आपको 10-12 लाख रुपए मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आपको कोई पक्का भविष्य नहीं है कि आपको उसमें ही आपको लिया जाएगा। सरकार 1-2 सरकार आकर के बोल रही हैं कि हम अग्निवीरों को लेंगे, हम अग्निवीरों को लेंगे, लेकिन कोई अग्निवीरों को नहीं लेता। कि आप ये देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 5th के पे कमीशन, 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन का लिखित के अंदर है कि जो हमारे 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल के अंदर हमारे सैनिक वापस अपने सेना के अंदर वापस आते हैं तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में सरकार जो अपने उसमें लेंगे। लेकिन कहाँ लिया जाता है? परसेंटेज हर स्टेट ने कर रखा, 1%, 2%, 5%, और वो फ़ायदा वो भी उन्हीं को मिल पाता है जो हमारे टेक्निकल बंदे हैं। लेकिन जीडी वाला जो बंदा है, जो जनरल ड्यूटी वाला बंदा है, उसको तो कुछ भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ उसके पास कितनी योग्यता होती है? उसके पास योग्यता होती है सिर्फ राइफल चलाने की, उसके पास कोई टेक्निकल योग्यता तो होती। जब अच्छी बात नहीं है तो फिर सेना और सरकार क्यों लेकर आई है इसको, और करे कि जो विरोध कीजिएगा वो अग्निवीर के रास्ते बंद हो जाएंगे सब? नहीं, ये तो एक तानाशाही है कि तानाशाही वाला चीज़ है कि जो है अगर आप विरोध करेंगे तो आपके ऊपर केस डाल देंगे, हम आपको जो है, तो जीवन बर्बाद करने वाली ही बात हो रही है। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये नौजवानों का देश है और नौजवान इस देश की ताकत है। अगर इस नौजवानों का भविष्य अगर अंधकार में डाला तो याद रखिए कि इस राष्ट्र का भी भविष्य अंधकार में चला जाएगा। फिर क्यों ला रही है सरकार और क्यों ला रही है? तो करेगी सेना के लिए, सेना करेगी पैसे कमी नहीं, सरकार करेगी सेना के लिए सब कुछ है। नहीं, ये इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जो है पेंशन देनी नहीं पड़ेगी, फौज को आधी कर देंगे हम, और आधे से जो हम पूरे देश की जो है रक्षा करा लेंगे। अरे आप ये बताइए, ये ऑफिस नहीं है कि 10 कंप्यूटर लगा दिए, 5 आदमी कंप्यूटर से अपना काम कर लेंगे। वहाँ सुरक्षा की बात है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा एक सैनिक के ऊपर होता है, और वो सैनिक की जब स्ट्रेंथ पूरी होगी तभी तो वो अपने मानसिक और शारीरिक रूप से वहाँ पर ड्यूटी दे पाएगा। अब उसकी जब आज 10 की संख्या होती है और उसकी 4 की संख्या आप कर दोगे तो 4 आदमी 10 का काम कैसे करेंगे? कीमत चुकानी पड़ेगी फिर देश को, कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ेगी। कि अगर इस तरह से जो है, इसी तरह की योजना, आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए सेना नहीं है भाई, ये संस्था ऐसी नहीं है कि इसमें आप जो है ना कोई भी प्रयोग कर लो। प्रयोग करने के लिए बहुत सारी और संस्थाएं वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर नहीं। तो ये थे सेना के ऑनरी कैप्टन युगेंद्र सिंह यादव, जिनकी बात सरकार और सेना को चुननी चाहिए, क्योंकि सामान्य नहीं है, ये परमवीर चक्र विजेता है। ध्यान रखिए, देश में केवल 3 ही परमवीर चक्र विजेता जीवित हैं। देश का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान जीतने वाले युगेंद्र सिंह यादव का कहना है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए बेहतर नहीं है। गाजियाबाद से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।